राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी की। मत होंगे सभी। और रे ऑप्टिक्स की जो पहली क्लास थी उसे पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। तो उसे कंप्लीट करने के बाद आज हमें सीखना है स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस कितने टाइप की हैं, क्या क्या डेरिवेशन है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा स्फेरिकल सरफेस खत्म कर दें। तो हेडिंग डालिएगा सभी स्फेरिकल सरफेस। टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, स्फेरिकल सरफेस। अब ध्यान से देखिए, जो स्फेरिकल सरफेस है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है इसका कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। बात हो रही है मिरर की, तो एक कॉनकेव मिरर होगा और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, जो कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं इस तरीके से, इसमें दो सरफेस होती हैं। एक जो जिधर आकर ये टकरा रही है, तो इधर इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या नाम है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका सेंटर भी कहीं इस तरफ आएगा, ए पार्ट हो जाएगा आपका पोल। जिस तरफ इसका मुंह झुका हुआ है इसी तरफ आएगा कहीं पर सी। सी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सभी पॉइंट को बस समझते हुए चलना है, डिफिनेशन आपको बता देंगे कहां पर किसका क्या क्या मतलब है, कैसे डिफाइन करते हैं। बट अभी का जो टारगेट है पहले समझना इसे। दूसरी सरफेस है कॉन्वेक्स। अब देखिए, कॉन्वेक्स सरफेस इस तरीके से होती है। इसकी जो ये वाली सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा इस तरफ। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये डायग्राम बनता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें भी सेम है, बीच में आएगा पोल, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक एक टर्म को समझ लेते हैं कि एक टर्म का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका नोटेशन है सी। तो देखिए, ये जो हमने कॉन्केव मिरर बनाया, अगर इसे पूरा कंप्लीट करते तो कोई ना कोई एक स्फेरिकल सरफेस होगी। अब उस स्फेरिकल सरफेस के एक छोटे से पार्ट को हमने कट कर लिया। अब ये जो स्फेयर का सेंटर था जिससे काट कर हमने मिरर बनाया, उसी का जो सेंटर है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच mirror is formed is called center of curvature। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फेयर से काट के हमने मिरर बनाया उसी का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर एंड पोल। तो पोल से लेकर जो सेंटर तक की डिस्टेंस है इसी का नाम आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या हो गया? पोल। अब बात करते हैं पोल की। तो जो पोल होता है, ये जो स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है इसी को हम यहां पर पोल एज्यूम करेंगे। बट जरूरी नहीं कि पोल बीच में आए। जो 12th का सिलेबस है उसमें पोल बीच में हमें मानना है, बाकी पोल सरफेस पे कहीं पर भी हो सकता है। तो पोल क्या है? सेंटर ऑफ मिरर। जिस मिरर का सेंटर है इसी को बोलते हैं पोल, लिखते हैं पी से। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो एक्सिस बना है इसी का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसी का नाम हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस को हमने जैसे डिफाइन किया उसके बाद में आता है फोकस। अब फोकस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फोकस किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो पहले यहां तक कंप्लीट करिए, फिर फोकस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि फोकस स्फेरिकल सरफेस में, कॉनकेव में कैसे बनेगा और कॉन्वेक्स में। अब उन्हीं के बारे में हम समझेंगे, तो जल्दी से इसे नोट करिए।
तो नोट कर लिया होगा इसे। अब समझते हैं एक एक करके। डालेगा सभी फोकस। तो देखिए फोकस क्या होता है, जितनी भी लाइंस पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो मिरर से टकराएंगी तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो दोनों के लिए समझ लेंगे। तो फोकस क्या है, द लाइन कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, after reflection passing through a fixed point is called focus। तो जितनी भी रेज एक्सिस के पैरेलल आ रही है टकराने के बाद जिस फिक्स पॉइंट से पास करें उसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। याद हो जाएगा फोकस क्या है, जो लाइन पैरेलल आ रही है टकराने के बाद जिस फिक्स पॉइंट से पास करें। जैसे देखिए हमारी ये दूसरा हमने बनाया यहां पर इस तरीके से, तो एक कॉनकेव है दूसरा है कॉन्वेक्स। अब देखिए जो लाइट इसके पैरेलल आ रही है, देखिए ये हमारा पोल है, ये लाइन जो पैरेलल आ रही है मिरर से टकराई, तो टकराने के बाद हमें सबसे पहला काम है नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से। जितने एंगल पर आई उतने एंगल पे बैक हो जाएगी, जहां इसे कट करेगी वहीं क्या बन जाएगी, फोकस। तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे कट करने के बाद तो जो रेज पैरेलल आती है जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगे उसे बोलेंगे फोकस। और एक और चीज, एक आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, जो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकल्स के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। और जो पोल से सी की डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें भी ड्रॉ करना है कि फोकस कहां पे बनेगा, तो सबसे पहले सी को बना लिया, सी यहां। तो देखिए जो रेज पैरेलल आ रहा है, अब यहां से टकराई मिरर के अंदर तो रेज आएंगी नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है, इस पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल कहां से पास करेगा, सी से। जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे बाउंस थीटा पे। तो पीछे इन्हें बढ़ा दे, पीछे जहां कट करेंगी यहीं पे बन जाएगा इसका फोकस। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो पोल से लेकर फोकस की डिस्टेंस है फोकल डिस्टेंस, जो पोल से सी की डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों में रिलेशन होता है कि जो फोकल लेंथ होती है r/2 के बराबर, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 2f। तो दोनों में रिलेशन याद रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज द डबल ऑफ द फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद दो टाइप की रेज है उनके बारे में जानना है। तो एक रेज हम समझेंगे, एक रेज आती है जिसे बोलते हैं पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज क्या होती है, द रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, the rays close to principal axis is called paraxial rays। और दूसरी आती है मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज, अब मार्जिनल रेज क्या होती है, द रेज, इसमें क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, द रेज अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस is called marginal rays। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हो पैराक्सियल, द रेज अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेज। और जितने भी डेरिवेशन हमें फिजिक्स में करने हैं क्लास 12 में, सबके लिए याद रखिएगा रेज हमेशा कैसी होनी चाहिए, पैराक्सियल रेज। हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे सभी की सभी रेज कैसी है, पैराक्सियल। अब देखिए जैसे डायग्राम को हम बनाते हैं सामने, जैसे हमने कोई कॉनकेव मिरर ही ले लिया, तो जो रेज एक्सिस के क्लोज होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो क्लोज वाली रेज है इन सभी रेज को बोलेंगे पैराक्सियल रेज। जो रेज इसके दूर होंगी इन्हें बोलेंगे मार्जिनल रेज। अब ये जरूरी नहीं कि रेज पैरेलल ही हो,
अब जैसे डायग्राम हमने और बनाया इस तरीके से, कोई रेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे, रेज यहाँ जगह टकरा रही है। अब एक रेज हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो रेज है इसे बोलेंगे पैराक्सियल रेज और ऊपर वाली को मार्जिनल रेज। तो एक कंफ्यूजन नहीं रहना कि पैराक्सियल रेज पैरेलल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पैराक्सियल रेज पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी, बट क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस जरूरी है। और जितना भी हमें पढ़ना है सब पैरा का एक्सियल रेज के लिए पढ़ना है। तो इतना बेसिक टर्म्स है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जल्दी से कंप्लीट करिए सभी। फिर इसके बाद मिरर फॉर्मूले को पढ़ने के लिए, डेराइव करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि इसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, कैसे हम साइन को लेते हैं, इन सभी के बारे में। फिर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर रूल्स स्टार्ट होंगे, फिर डेरिवेशन। तो हेडिंग डालिए सभी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। पहली चीज देखिए, साइन कन्वेंशन में क्या है, जितनी डिस्टेंस है सब की सब कहां से मेजर होंगी, पोल से। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सब की सब डिस्टेंस का मेजरमेंट कहां से होगा, पोल से। एक कंपलसरी है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकेंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken always positive। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। so the direction, so the distance measured along incident ray is taken positive। तो जितनी भी डिस्टेंस है जो इंसिडेंट रे के along वो पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस मेजर्ड along incident ray opposite इंसिडेंट रे इज टेकन नेगेटिव। तो जिस तरफ इंसिडेंट रेज आ रही है उस तरफ वाले डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव और अपोजिट वाले को क्या लेना है, नेगेटिव। तीसरा कन्वेंशन कि जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे, द हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव एंड below प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन नेगेटिव। और जो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी पॉजिटिव, नीचे वाले को कैसा लेना है, नेगेटिव। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करिए इसे। फिर अब स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंट टाइप की केसेस, पहले कॉनकेव मिरर के लिए, फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नोट हुआ? अब नोट करने के बाद में हैंड डाली सभी, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में सीखना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास मिरर कैसा है, कॉनकेव, तो क्या क्या लेकर चलेंगे हम। सबसे पहले याद रखिए, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, मिरर से टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास करेंगी। अभी पोल है, इस तरफ फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रेज पैरेलल आ रही हैं टकराएंगी, टकराने के बाद हमेशा फोकस। कंफर्म है हमेशा, जो पैरेलल जाएंगे टकराएंगे, टकराने के बाद फोकस से, याद रखना है। दूसरा, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका उल्टा, जो पैरेलल गई फोकस से पास की, जो फोकस से जाएंगी टकराने के बाद पैरेलल, याद होगा। पैरेलल जाएंगे फोकस से जाएंगे टकराने के बाद पैरेलल। और तीसरा, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी से पास करेंगे सीधे, टकराने के बाद वापस हो जाएंगे। तो जो पैरेलल जाएंगी फोकस से जाएंगी पैरेलल, और अगर सी से पास करेंगे तो सीधे रिवर्स हो जाएंगी। और चौथा कन्वेंशन, इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी। ये पोल है,
फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रेज सीधे पोल पर जितने एंगल पर आ रही है, टकराने के बाद सेम उतने एंगल पर बाउंस बैक हो जाएगी, क्योंकि जब यहां पे नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल यहीं से तो पास करेगा, और नॉर्मल यहां से पास करेगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चार केसेस आपको याद रखने हैं। इन्हीं चारों में से दो का यूज करके कॉनकेव मिरर से सब की सब इमेज आपको बनानी है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर इमेज फॉर्मेशन हम सीखते हैं। तो हेडिंग डाली सभी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा इसी के बारे में देखना है। तो देखिए, एक कोई कॉनकेव मिरर है, इसमें टोटल 6 केसेस हमें पढ़ने हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा तो उसकी इमेज उतनी दूर चलती चली जाएगी, क्या क्या नेचर होगा उसे भी डिस्क्राइब करते हुए चलना है। तो पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पे। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी, इसका पोल है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रेज पैरेलल आती है, क्योंकि इनफाइनाइट से कभी रेज आपको ले जानी है तो रेज हमेशा पैरेलल ही खींचनी है। तो जो रेज पैरेलल आएगी, टकराने के बाद पता है कहां से पास करिए, फोकस से। जो रेज पैरेलल आ रही है पता है टकराने के बाद फोकस से, और जहां कट करें यहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। तो जो इमेज का नेचर होगा, कैसा दिख रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब। अब देखिए, सबसे पहले मिरर के हम सामने हैं, और मिरर के सामने जो इमेज बने वो रियल इमेज होगी। तो याद रखना है, इमेज का जो नेचर होगा दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और ये दोनों वर्ड साथ में आते हैं कि रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। दूसरा, कहां पे बन रही है, एट फोकस, लोकेशन कहां पर है, फोकस। तीसरी चीज, रियल एंड इन्वर्टेड, फोकस पे बन रही है। क्या बड़ी इमेज बन रही है, इमेज दिख रहे पॉइंट साइज की, तो इसे बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। चौथी चीज इसमें जो याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव। कैसे पता चलेगा, रियल वर्ड कभी देखिए मिरर में, तो रियल में हमेशा निगेटिव। और पांचवी चीज, डिमिनिश्ड इमेज है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा उसका मैग्नीट्यूड एक से छोटा आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा एक से छोटा। फिर दूसरे केस पे आएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, कि देखिए पहला इन्फिनिटी पर था, फिर सी के बाद कहीं पर है। बियॉन्ड सी का एक मतलब और भी होता है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, कि ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर हो, तो कैसे इसकी इमेज बनेगी। तो सबसे पहले वही काम, ड्रॉ किया मिरर को इन द पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सी के बाद में कहीं पर है, तो इससे दो रेज ड्रॉ करनी है। अब दो रेज आप कोई भी बना सकते हैं। तो जो रेज हमने पैरेलल ले गए, पास करेंगे फोकस से। दूसरा, जो रेज हम फोकस से पास कराएं, जाएगी, टकराने के बाद पता है इसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल। जहां दोनों कट करेंगे यही क्या बन जाएगी, इमेज। तो यहां पर भी दिख रहा है कि नेचर डिस्क्राइब करने पर, नेचर क्या, उल्टी इमेज बन रही है, मिरर के सामने है, तो रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा, लोकेशन कहां पर है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। तीसरा, सी और एफ के बाद में बनने के बाद में डिमनिश्ड, छोटी इमेज दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी, तो डिमनिश्ड बोलते हैं इसे, डिमनिश्ड। चौथा, रियल है तो मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव। और पांचवी चीज, मैग्नी डिमनिश्ड है तो मैग्निफिकेशन का मॉड एक से कम आएगा, यहां पर वेरी वेरी लेस देन। फिर आते हैं थर्ड केस पे, अब और पास आ गए, पहले इनफाइनाइट, फिर बी सी और इनफाइनाइट के बीच। तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाए, सी पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर बनाए,
तो देखिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट यहीं पर है, सी पर, ए और बी। अब अगर ऑब्जेक्ट सी पर है, इसकी इमेज बनानी है, तो इसे दो रेज ले जानी होंगी। पहले जो पैरेलल जाएगी फोकस से, दूसरी रेज जो अगर हम चाहें तो यहां पे डालें या फिर फोकस से जाएगी, तो टकराने के बाद बाउंस बैक। जहां दोनों कट करेंगे यही हम बना देंगे सी इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी था, इमेज ए डैश बी डैश। नेचर कैसा इसका दिख रहा है, नेचर को डिस्क्राइब करिए। अभी भी उल्टी इमेज है तो रियल होगा और साथ में इनवर्टेड, क्योंकि ये दोनों तो साथ में आएंगे। फिर कहां पे बन रही है, एट सी, सी पर ही बन रही है। क्या डिमिनिश्ड इमेज है यहां पर, नहीं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। तो यहां पे बनेगा सेम साइज, सेम साइज की इमेज। और उल्टी इमेज है तो नेगेटिव आएगा। और मैग्निफिकेशन, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा इसकी वैल्यू 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव, और नेगेटिव याद रखनी कितना, -1, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, तो मैग्निफिकेशन फिक्स होगा नेगेटिव में -1। फिर फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ जाए। तो देखिए डायग्राम, इधर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस बार ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, तो इसे दो रेज ले जानी है जो पैरेलल जाएंगी, पास करेंगे फोकस से। दूसरा जो फोकस से जाए, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, तो जहां कट करेंगे वही बन जाए इमेज ए डैश बी डैश। इस बार देखिए नेचर क्या है, इमेज उल्टी बनी। उल्टी बनने का इमेज क्या मतलब है कि इस बार भी नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। फिर कहां पे बना, बिटवीन सी के बाद में बना, तो इसे बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब सी के बाद में बन रहा है, तो यहां पे देखिए बड़ी इमेज है, तो मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड। चौथा पॉइंट, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, उल्टी है तो नेगेटिव। पांचवा केस, मैग्निफिकेशन जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आएगा। पहले सभी चार केसेस जल्दी ड्रॉ करिए। इससे पहले पांचवा केस, पांचवा केस क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कि जब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो देखिए जैसे हमने ड्रॉ किया कोई कॉन्केव मिरर, ए इसका पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और ऑब्जेक्ट को रखा इसके फोकस पे, ये ऑब्जेक्ट ए भी। अब इसकी इमेज हमें बनानी है, तो जो रेज यहां से पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद पास करेगी फोकस से। अब दूसरी रेज जो इसके पोल पर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो पोल पर जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे बाउंस बैक हो जाएगी। अब ये जो दोनों रेज है, ये दोनों की दोनों रेज पैरेलली जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो इसकी इमेज हमें ड्रॉ करनी है। तो एक चीज बताइए, जब रेज जा रही है पैरेलल, ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज तो जरूर बनेगी, लेकिन रेज पैरेलल है तो कहां पे कट करेंगी, पैरेलल रेज चलती चली जाएंगी और कट करती है किसी मान लिया लार्ज डिस्टेंस पर, इंफिनिटी पर। तो ये जो कट करेंगी कहीं पे, कहीं ना कहीं पर तो कट करेंगी, तो जहां कट करेंगी वही क्या बन जाएगी, इमेज। अब कंफ्यूजन ये आता है कि रेज पैरेलल है तो कट कैसे करेंगी, पैरेलल रेज कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन याद रखिए जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज तो बनेगी। अब ये रेज जा रही है तो कहीं मीडियम चेंज होगा, तो उसकी वजह से बेंडिंग होगी, तो कहीं ना कहीं पर कट करेंगे। तो इसके नेचर के बारे में बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, तो जो इसकी इमेज है सबसे पहले कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर। और देख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, नीचे बनने का मतलब रियल, और रियल के साथ में इन्वर्टेड, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट छोटा छोटा, इमेज कहीं बहुत बड़ी बनेगी, तो इसे बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और बात करें कि कहां पर बनेगी, तो एट इंफिनिटी,
एट लार्ज डिस्टेंस कहीं पर इंफिनिटी। चौथा पॉइंट, अगर ये मैग्नीफाइड है तो जो मैग्निफिकेशन आएगा, रियल इमेज है तो नेगेटिव, और हाईली मैग्नीफाइड है तो मैग्नीट्यूड वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकस पे। फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, अब एफ पर आ गए, अब एफ के बाद एफ और पी पर आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। अब उसके हम और पास आ गए, पोल और फोकस के बीच में। तो ध्यान से देखिए, यहां से अभी तक एक चीज समझ में आई कि जैसे जैसे हम पोल के पास में आ रहे हैं तो इमेज दूर होती चली जा रही है और बड़ी इमेज होती चली जा रही है। तो जब हम मिरर से दूर थे तो इमेज हमारी मिरर के पास बन रही थी, लेकिन जैसे जैसे मिरर के पास आएंगे इमेज हमारी दूर होती चली जाती है, और दूर इमेज बनेगी तो मैग्नीफाइड होकर बनती है। अब इस केस में जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो इधर पी आ गया, इधर एफ आ गया, इधर सी। अब ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज हमें ड्रॉ करनी है। इमेज कैसे बनेगी? तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो रेज यहां से जाएंगी पैरेलल, पैरेलल रेज हमेशा कहां से पास करती है, फोकस से, तो रेज तो फोकस से चली गई। दूसरी, जो रेज आ रही है यहां पे, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे बाउंस बैक। अब ये दोनों की दोनों जो रेज हैं, कैसी रेज है, डाइवर्जिंग। और पता है कि डाइवर्जिंग रेज कभी कट नहीं करती, तो जब कभी कट नहीं करेंगी तो इन्हें हमें बढ़ाना पड़ेगा पीछे की तरफ, और जैसे पीछे बढ़ाएंगे जहां कट करेंगी यहीं पे बन जाती है इसकी इमेज, इमेज ए डैश बी डैश। इस बार देखिए केस थोड़ा सा चेंज हो गया, इस बार इमेज उससे बड़ी बन रही है लेकिन मिरर के पीछे बन रही है। अब मिरर के पीछे बनने वाली इमेज का जो नेचर होता है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल वर्ड आया तो इमेज यहां पे मैग्नीफाइड हो रही है, तो पहले नोट कर लेते हैं मैग्नीफाइड। तीसरा, वर्चुअल इमेज है तो लोकेशन क्या है, लोकेशन हमें दिख रहा है मिरर के पीछे, तो लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। देखिए, मिरर के पीछे। फिर मैग्नीफाइड इमेज है, वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1। तो इतनी चीजें तो मिनिमम आपको तैयार होनी चाहिए। किसके बारे में? अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो 6 केसेस बने, 6 केसेस में क्या क्या नेचर होगा इनके बारे में याद रखना। अब जैसे इसे कंप्लीट करेंगे तो फिर कॉन्वेक्स मिरर में फिर 2 केसेस आते हैं, फिर उनके मिरर फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है कि मिरर फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो जल्दी से एक बार इसे नोट करिए, फिर आते हैं इसके फॉर्मूले पर। कंप्लीट कर लिया। अब आइए सभी मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। अभी देखिए, हमने कॉन्केव मिरर कंप्लीट कर लिया। अब कॉन्केव मिरर का फॉर्मूला क्या होता है उसे हमें डेराइव करके दिखाना है। तो हेड डालिए सभी, डेरिवेशन, पहले मिरर फॉर्मूला कि क्या होता है समझ लेते हैं। मिरर फॉर्मूला, तो देखिए, चाहे मिरर आपका कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स, हमेशा जब भी हम इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, कोई मिरर होगा, और मिरर के पास होगी फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां पे हम u को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? तो याद रखिए, रेफरेंस होगा हमारा पोल, फ्रॉम पोल। v की बात करें तो v होगा इमेज डिस्टेंस ए बी, कहां से? पोल से। f की बात करें तो f होगा हमारा फोकल लेंथ, और ए बी कहां से मेजर होगा? पोल से। और अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी है। कॉन्केव मिरर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मिरर कौन सा होगा? कॉन्केव। और स्टार्टिंग के जो 5 केसेस पढ़े थे 1 to 5, याद है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, बियॉन्ड सी, सी, बिटवीन सी एंड एफ, उन 5 केसेस में हमेशा यू, वी और एफ सभी के साइन हमेशा नेगेटिव होंगे।
लेकिन जो हमारा सिक्स्थ केस था, छठा, जब ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच में है, तब उस केस में यू तो निगेटिव ही था, एफ भी निगेटिव था, लेकिन वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ये याद रख लेना है, किस मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहीं पे थोड़ा सीख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर भी, ताकि एक कंफ्यूजन ना रहे कि मिरर फॉर्मूले में साइन कैसे लेना है। तो जब मिरर आपका कॉन्वेक्स हो, तो कॉन्वेक्स में एक ही चीज याद रखनी है, ये नेगेटिव होगा, वी और एफ हमेशा पॉजिटिव। तो अगर एफ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर, एफ नेगेटिव है तो कॉनकेव। बाकी चीजें समझ में आ गई, यू हमेशा नेगेटिव, और वी की वैल्यू छठे केस में पॉजिटिव, बाकी तो हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। अब फिर डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो हेडिंग डालिए अब डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो कंप्लीट हुआ सभी का। देन आएंगे अब डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। अब देखिए, मिरर फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए, डेराइव करने के लिए सबसे पहला काम आप करेंगे कि उसका रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम से ही पूरा फॉर्मूला डेराइव होता है। और रे डायग्राम कैसे बनेगा, पहले इसके बारे में सीखते हैं। तो सभी पहले ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये मिरर हमने लिया कॉनकेव मिरर। ए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पी ए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। देन हमने बनाया पोल, पोल के आगे कहीं पे इसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर रख दिया किसी ऑब्जेक्ट को। और याद रखना है कि अभी जब हम एजम्पशंस जानेंगे, तो जितने भी फॉर्मूले हमें डेराइव करने हैं, सबके सब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पोल। अब इन्हीं दोनों के बीच में कहीं फोकस आएगा, फोकस की भी जरूरत नहीं है। अब हमें इमेज बनाने के लिए दो चीजें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज बनानी है, तो दो रेज ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब पहली रेज, जो रेज जा रही है सीधे सी से पास करेगी, तो टकरा के तो बाउंस बैक हो जाएगी। देखिए, सीधे जा रही है पुल पे, टकरा के क्या होगी, बाउंस बैक। दूसरी जो रेज हम ले जा रहे हैं मिरर पे, ये गई मिरर से टकराई। अब जहां मिरर पे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो उसके लिए पहला काम वही है, सबसे पहले ड्रॉ करिए नॉर्मल। और नॉर्मल कहां से पास करता है, सी से। तो पहला काम है नॉर्मल ड्रॉ। ये बना लिया नॉर्मल। अब ये रे जितने एंगल पे जा रही है, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा। अब हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी, मिरर से टकराने के बाद उतने ही एंगल पे बाउंस बैक हो जाती है। तो थीटा एंगल पे ये रेज बाउंस बैक होगी, और जहां दोनों कट करेंगी, यहीं पे क्या बन जाएगी इसकी, तो इधर ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फाइनली इसकी बन जाएगी इमेज। तो 3 पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज। अब हमें हर एक पॉइंट की डिस्टेंस को लोकेट करना है कि किस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा लिखते हैं यू, इमेज की डिस्टेंस को हमेशा लिखते हैं वी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, ये हमेशा होती है आर। अब एंगल्स हम कैसे लिखेंगे, तो एंगल्स याद रखिए, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। पूरे रे ऑप्टिक्स में यही आपको एज्यूम करना है, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू, इमेज की डिस्टेंस को वी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को आर, और ये जो इनका मिड पॉइंट आएगा, इसे हम बोलते हैं पोल। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को कैसे लेकर हम डेराइव करेंगे, थोड़ा इसके बारे में सीखते हैं। तो आते हैं सब इसके एजम्पशंस पे, किसकी क्या क्या एजम्पशंस है। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम में डेराइव करने का मतलब क्या है कि डायग्राम बना के डेराइव कर दिया, इतना ही नहीं, नंबर आपको कभी पूरे नहीं मिलेंगे। डेराइव करने का प्रोसेस है, पहले अच्छे से उसकी लैंग्वेज को लिखिए, डायग्राम बनाइए, क्या मानकर आप डेराइव कर रहे हैं, सब चीजें आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले एजम्पशंस में याद रखिएगा, सबकी सब रेज कैसी होनी चाहिए, पैरेक्सियल। ऑल द रेज आर
पैरा एक्सियल, ये जितनी भी रेज है पैराक्सियल, पैराक्सियल का मतलब क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा हम मान के चलेंगे। दूसरा, ये जो मिरर है, मिरर का जो अपर्चर है, अपर्चर का मतलब याद रखिएगा, ये जो इसका फेरिफेरल, जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया, हम बात करें इसका जो फेरिफेरल डायमीटर ये वाला, कॉर्नर पॉइंट को मिलाकर हम जो डाया इसका बनाते हैं, इसी डायामीटर को हम बोलते हैं अपर्चर, तो इसे बोलते हैं फेरिफेरल डायामीटर। तो याद रखिए, मिरर का जो अपर्चर है, अपर्चर की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब मिरर कभी ऐसा नहीं बना देना है कि ऐसा गोलाकार सा मिरर, मिरर हमेशा ऐसा बनाना आपको, ताकि इसका जो पोल हो और यहां से जो परपेंडिकुलर डाले, दोनों के बीच ज्यादा डिस्टेंस ना हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान सके। तो याद रखिएगा, रेंज सभी की सभी पैराक्सियल। और दूसरी चीज, मिरर हैज स्मॉल अपर्चर, मिरर का अपर्चर क्या हो, स्मॉल, ये जो अपर्चर बनी स्मॉल हो। तीसरा, आप देखिए मिरर का अपर्चर स्मॉल है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला यहां पे अपर्चर स्मॉल हो, सो पी एंड पी डैश कोइंसाइड, ताकि पी और पी डैश को कोइंसाइड, तो चाहे हम पी से डिस्टेंस को मेजर करें चाहे पी डैश, दोनों को हम सेम मान सकते हैं। तीसरी चीज, ऑल द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, सबके सब एंगल्स बहुत छोटे एंगल हो। अब देखिए छोटे एंगल लेने का फायदा क्या होगा, कि अगर हमने कभी अल्फा लिखा तो उसे हम टेन अल्फा भी लिख सके, क्योंकि देखिए अगर एंगल छोटा है तो जीरो अल्फा जीरो लिया तो टेन अल्फा टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो। तो स्मॉल एंगल के लिए ऐसा होता है, जो अल्फा है टेन अल्फा वही साइन अल्फा, तीनों की वैल्यू लगभग सेम आती है, बट स्मॉल एंगल के लिए तो ऑल द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, तो हम ऐसा मान सकते हैं, अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा और गामा को टेन गामा। आगे के लिए जरूरत पड़ेगी तो साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, बट तीन एजम्पशन तो मस्ट है जो आपको प्रिपेयर ही करने हैं। और जितनी डिस्टेंस है सबकी सब कहां से मेजर होंगी, पोल से, ये तो याद ही रखना है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सबकी सब डिस्टेंस कहां से मेजर हो रही है, पोल से। अगर ये एजम्पशंस पहले आपने नोट कर लिए और ये चार एजम्पशंस याद कर लीजिए, आगे जितने डेरिवेशन है बार बार हमें लिखाना ना पड़े, वही एजम्पशंस आप हमेशा नोट करेंगे। अभी जब कॉन्वेक्स का डिराइव करेंगे तब भी सेम एजम्पशन को नोट करना है। अब देखिए ध्यान से आगे, अब मान लिए रे जहां पे टकराई मिरर से पॉइंट कितना है m, और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हाइट को हमने कितना मान लिया है h। अब आते हैं हम इसके डेरिवेशन पे, डिराइव कैसे करेंगे। तो देखिए सभी डेरिवेशन इसका, सबसे पहले आपको दिख रहा है एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल OMC, ट्राइंगल OMC दिखा, OMC, गामा इसका कौन सा एंगल है, बाहर का एंगल, गामा इज एक्सटीरियर एंगल। और हमने सीखा है जो बाहर का एंगल होगा अंदर वाले एंगल के सम के बराबर आता है, तो गामा को ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा, देन थीटा इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। सेकंड देखिए ट्राइंगल IMC, ट्राइंगल IMC, ट्राइंगल IMC में कौन सा एंगल बाहर दिख रहा है, IMC, तो बीटा बाहर है, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो याद रखिए क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा, किसी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर के बराबर आता है, तो वही है, बीटा इसके बाहर का एंगल है, तो बीटा इक्वल, बीटा बाहर है, अंदर है गामा प्लस थीटा, तो गामा प्लस थीटा, देन थीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में LHS दोनों का सेम है, तो जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड गामा माइनस अल्फा इधर है बीटा माइनस गामा, दोनों सेम है, गामा को इधर भेजा तो 2 गामा माइनस अल्फा इधर आएगा बीटा प्लस अल्फा।
अब देखिए हमने एजम्पशंस दिया कि एंगल्स स्मॉल है, तो जहां पर गामा है उसे लिख सकते हैं tan गामा, तो 2 tan गामा, बीटा आ जाएगा tan बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। अब ध्यान से देखिए tan गामा, tan गामा, tan बीटा और tan अल्फा, देखकर बताइए तीनों की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। tan अल्फा, ये देखिए ट्राइंगल ओ एम पी और पी डैश तो कौन साइड है, तो ये दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा की वैल्यू निकालें, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस की वैल्यू देखें तो बेस कितना है, साइन रेज इधर जा रही है, डिस्टेंस इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस है, tan बीटा, tan बीटा देखिए परपेंडिकुलर कितना है h, और इसका बेस कितना है, और ये भी कैसा नेगेटिव, tan गामा, tan गामा यहां पर है, परपेंडिकुलर है h और बेस की वैल्यू माइनस है, तो tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा, देखिए 2, tan गामा की वैल्यू कितनी है h बाई माइनस, tan बीटा की वैल्यू h बाई माइनस, tan अल्फा h बाई माइनस। अब तीनों में देखिए माइनस साइन कॉमन है तो हट जाएगा, h भी तीनों में कॉमन है, h भी हट जाएगा, तो बचा 2 बाई आर 1 बाई वी प्लस 1 बाई। अब हमने क्या सीखा है, जो r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r की वैल्यू आएगी 2f, इधर 1 बाई वी प्लस 1 बाई, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यही होता है मिरर फॉर्मूला जो आपको डिराइव करना है। तो ध्यान से देखिए, समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले काम है रे डायग्राम को समझना, और रे डायग्राम बना लिया तो फिर एजम्पशंस, और एजम्पशंस तो याद रखने हैं हर डेरिवेशन में, रे ऑप्टिक्स में कोई डेरिवेशन आ जाए तो ये एजम्पशंस आपको लिख देने। फिर एक ट्राइंगल ओ एम सी दिखा, इसमें बाहर एंगल गामा है, अंदर अल्फा प्लस थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा। दूसरा है आई एम सी, इसमें बीटा बाहर है, तो बीटा इक्वल गामा प्लस थीटा, तो थीटा निकाल लिया। फिर दोनों की एलएचएस सेम है तो आरएचएस की वैल्यू भी सेम आएगी, तो 2 गामा बीटा प्लस अल्फा। अब एंगल स्मॉल है तो जहां गामा है वहां tan गामा, बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा, tan बीटा tan अल्फा, माइनस माइनस कट जाएगा, h से h कट जाएगा, 2 बाई आर इक्वल 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, आर की वैल्यू 2f, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। इसी को हम बोलेंगे मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन। जल्दी से कर डालिए, फिर आएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, और जैसे उसे कंप्लीट करेंगे फिर मैग्निफिकेशन के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पूरे आज के पूरे कंप्लीट करने हैं, तो नोट करिए जल्दी। तो चलिए इसे डिराइव करने के बाद अब आते हैं सभी कॉन्वेक्स मिरर। अब हमारा मेन फोकस है कॉन्वेक्स मिरर को पूरे डिटेल में सीख लेना। तो जल्दी से हेडिंग डालिए सभी, अब कॉन्वेक्स मिरर। अब एक कॉन्वेक्स मिरर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि उसमें दो ही केस बनते हैं। सबसे पहले आएंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में रूल्स क्या क्या है, पहले से देखिए क्या क्या रूल्स है इसमें। तो रूल्स को याद रखना बिल्कुल आसान है। कॉन्वेक्स मिरर में जो रूल्स है कैसे याद रखेंगे, देखिए तरीका वही है, जो रेस पैरेलल आएंगी, ए है कॉन्वेक्स मिरर, इसका कहीं पर आएगा फोकस, इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रेस पैरेलल जाती है, पैरेलल रेस हमेशा पता है कहां से पास करेंगी, फोकस से। अब फोकस से पास करने के लिए क्या जरूरी है, देखिए रेज राइट है तो रिफ्लेक्ट होगी, तो सबसे पहले ड्रॉ करना होता है नॉर्मल। रेज जितने एंगल पर आई उतने एंगल पे बाउंस बैक हो जाएगी, तो ये हमें लगेगा फोकस से जाते दिख रही। तो जो रेज पैरेलल आती है वो ऐसा रियली में नहीं जाएंगी, वो हमें ऐसा लगेगा कि वर्चुअली कहां से पास कर रही है, फोकस से। देख रहे हैं जो रेज पैरेलल जा रही है वर्चुअली कहां से, फोकस से, ऐसा में दिखाई देगा। दूसरा इसका उल्टा, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेज फोकस से आ रही है सीधे, टकराने के बाद कहां से, पैरेलल। अब पैरेलल होंगी कैसे, देखिए सबसे पहले सी से पास कराया, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई उतने एंगल पे बाउंस, ठीक है। तो जो रेज फोकस से जाती हुई लगती है, जाती हुई हमें प्रतीत होती है, ऐसा वर्चुअली लगेगा फोकस से जा रही है, टकराने के बाद पैरेलल। तरीका वही है, पैरेलल जा रही है
तो फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा तरीका जो रे सी से पास करें और सी, जो रे सी से आ रही है वो बिल्कुल उसी तरीके से जाकर बाउंस बैक हो जाती है। तो तीन तरीके हैं हमें जो याद रखने हैं कॉन्वेक्स मिरर में, याद कर लेंगे। पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा तो टकराने के बाद पैरेलल, और तीसरा जो सी से पास करेगा टकरा कर उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगा। अब इसमें बस दो इमेज फॉर्मेशन होते हैं, उन्हें देखना है। इमेज फॉर्मेशन, तो पहला केस इसमें वही है जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर। when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर, तब उसकी कैसी इमेज बनेगी उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। when object is at infinity, अभी देखिए इधर पोल होगा, इधर फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो तरीका क्या है, जो इंफिनिटी पर हो वहां से रेज आती है पैरेलल, और जो रेज पैरेलल आएंगी वो कहां से पास कर जाएगी, टकराने के बाद ये सब की सब तो बाउंस बैक हो जाएंगी। अभी देखिए दिख रहा है, आ रही है टकराने के बाद बाउंस बैक। अब बाउंस बैक किस तरीके से होगा, लगेगा हमें फोकस से जाती हुई लगेगी। अब जहां पे दोनों काट दें यहीं पे बन जाती है इसकी इमेज। तो इसका नेचर क्या दिख रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज हमेशा बनेगी फोकस पे। अब क्या क्या है इसमें, सबसे पहली चीज तो देखिए, जो इमेज बनेगी हमेशा होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल और डायरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज और मिरर के अंदर बन रही है। तो दूसरी चीज, पहला तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दूसरा वर्चुअल इमेज है कहां पे बन रही है, फोकस पे, तो एट फोकस। तीसरा बड़ी इमेज है कि छोटी इमेज, तो देख रहे हैं पॉइंट साइज, तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश्ड। और क्या दिख रहा है इसमें, पैरेलल आ रही है यहां पे, ठीक है। और कोई पॉइंट आप बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज है तो बनेगा हमेशा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड। डिमिनिश्ड इमेज कभी दिखे तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, और हाईली डिमिनिश्ड है तो एक से बहुत छोटा होगा। सेकंड केस, when object is at any place except infinity, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी को छोड़कर किसी भी जगह पर हो, इंफिनिटी पर ना, उसे छोड़कर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, तो कैसे उसकी इमेज बनेगी, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये इसका फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी इंफिनिटी को छोड़कर, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी, इसकी इमेज हमें बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए क्या जरूरी है, जो रेज पैरेलल जाएगी हमें लगेगा फोकस से जा रही है, जबकि टकराने की बात तो क्या होगी, बाउंस बैक। दूसरा हमने क्या सीखा है, जो रेज सी से पास करती है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखिए जो रेज सी से पास करे अंदर तो जाएगी नहीं, टकराने के बाद बाउंस बैक। तो दोनों रेज वर्चुअली कहां पे कट कर रही है, यहां पर, और जहां काटे वहां बन जाएगी इमेज ए डैश बी डैश। तो यहां पर इमेज का नेचर कैसा दिख रहा है, नेचर के बारे में बात करते हैं। तो इधर था वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जबकि यहां पर क्या है, वर्चुअल भी है डायरेक्ट भी है, ठीक है। यहां था फोकस पे बन रहा है, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड पी। तीसरी चीज कि यहां हाईली डिमिनिश्ड थी, तो यहां हाईली डिमिनिश्ड नहीं, छोटी इमेज तो बनेगी डिमिनिश्ड इमेज। और जो चौथा केस कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और मैग्निफिकेशन की मॉड की वैल्यू लेस देन 1। यही दो केसेस बनते हैं अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो या फिर इंफिनिटी को छोड़कर किसी भी जगह पर। ये दो केसेस हैं जो आपको मस्ट है प्रिपेयर करना, तो जल्दी से इन्हें प्रिपेयर कर डालिए। फिर आते हैं कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन कैसे होगा, इसके डेरिवेशन पे।
कंप्लीट होगा तो आएंगे फिर डेरिवेशन। तो हेडिंग डालेगा सभी डेरिवेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, डेरिवेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, डेरिवेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कि कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन कैसे होगा इनके बारे में समझते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, डेरिवेशन का क्या तरीका है। सबसे पहले बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है रे डायग्राम। रे डायग्राम नहीं बना पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए इधर फोकस है, फोकस की कोई जरूरत है नहीं इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बना लिया से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका, इधर रख दिया किसी ऑब्जेक्ट को। और याद है कि जो भी डेरिवेशन करेंगे ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो डेरिवेशन तो सबके सब सही है बट फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, पॉइंट, ए है पोल। अब इमेज हमें ड्रॉ करनी है तो दो तरीके, पहला जो रेज सी से पास करेगी यहां से तो बाउंस बैक हो जाएगी, हाइपोथेटिकल इसके अंदर जाएगी। दूसरा जो किसी भी एंगल पे यहां इंसिडेंट हो, यहां गई टकराई से, तो सबसे पहला काम क्या है कि टकरा कर अंदर तो जाएगी नहीं, बाउंस बैक होगी। और बाउंस बैक करने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा नॉर्मल। और नॉर्मल कहां से पास करता है, सी से। तो जितने एंगल थीटा पर गई उतने एंगल पर होगी बाउंस बैक। अब ए वाली रेज और इसे देखिए, दोनों की दोनों डाइवर्ज, ऊपर है इधर, कभी आगे तो कट करेंगे नहीं, तो इन्हें बढ़ाना पड़ेगा पीछे। अब ये तो आगे बढ़ चुकी है, इसे बढ़ा दिया पीछे, जहां काटेगी यही बन जाएगा इमेज। इधर मिरर के अंदर रेज डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं क्योंकि वर्चुअल रेज है, इधर रियल है तो रियल रेज बनाते हैं। अब देखिए सभी क्या क्या एंगल्स थे, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज में बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा। एंगल थीटा पर आई थी, थीटा पे बाउंस बैक, थीटा ऊपर बना तो थीटा नीचे भी बन जाएगा। ये पॉइंट मान लिया एम और परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर की हाइट मान ली एच। अब आएंगे सभी इसके एजम्पशंस पे, क्या क्या एजम्पशंस थे। तो पीछे बताए थे सभी एजम्पशंस, वही एजम्पशंस आपको दोबारा नोट करने हैं, तो जल्दी से उन्हें नोट करिए। पहला कैसा हो, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज, हमेशा पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। रेस कैसी होनी चाहिए, पैराक्सियल। तीसरा, मिरर हैज स्मॉल अपर्चर, मिरर का अपर्चर क्या हो, छोटा। चौथा पॉइंट, ऑल द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, ताकि हम अल्फा को लिख दें टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा, और गामा को लिख दें टेन गामा। ये तीन एजम्पशंस थे, चार एजम्पशन जो वहां पे लिखे थे, वही सेम एजम्पशंस यहां पे भी नोट कर दें। फिर आएंगे इसके डेरिवेशन पे। अब देखिए डेरिवेशन का तरीका बिल्कुल वैसे, पहले दो ट्राइंगल वहां पे लिखे थे, दो ट्राइंगल यहां पे लिखिए। पहला ट्राइंगल है ओ एम सी, देखा सभी को, ट्राइंगल ओ एम सी। ट्राइंगल ओ एम सी में कौन सा एंगल बाहर है, ट्राइंगल ओ एम सी। देखिए ट्राइंगल ओ एम सी, हमें जो एंगल बाहर दिखेगा बताइए कौन सा एंगल है इसमें, तो दिख रहा है सभी को। अगर हम ट्राइंगल ओ एम सी की बात करें तो जो हमारा एंगल बना है थीटा, थीटा बाहर दिख रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस गामा, यही बन जाएगा। अब यहां से दूसरा ट्राइंगल है आई एम सी, अब बताइए इसमें कौन सा एंगल बाहर है, आई एम सी, तो बीटा बाहर दिख रहा है, तो इसमें बीटा कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल। अब बीटा एंगल अगर बाहर है तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा प्लस गामा, थीटा की वैल्यू बीटा माइनस गामा। और यहां पर कौन सा एंगल बाहर था, थीटा एक्सटीरियर। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन इज सेकंड, कौन फर्स्ट है और ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों के एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होना चाहिए, अल्फा प्लस गामा, इधर बीटा माइनस गामा,
इधर जाएगा 2 गामा इक्वल बीटा माइनस अल्फा। तो 2 गामा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए गामा इधर गया 2 गामा बीटा माइनस अल्फा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं यू, इमेज की डिस्टेंस को लिखते हैं वी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है आर। तो 3 है यू वी और आर। आप सभी लोग ध्यान से बताइए tan अल्फा की वैल्यू क्या है। देखिए डायग्राम में tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारा h और बेस कितना हमारा u, प्लस आएगा माइनस, तो रेज इधर u का इधर मेजरमेंट तो नेगेटिव tan बीटा। अब देखिए इमेज है, इमेज की डिस्टेंस को v, तो tan बीटा परपेंडिकुलर h और बेस क्या है v, tan गामा, tan गामा की वैल्यू h बाई आर, जो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस तो h बाई आर। तो tan अल्फा tan बीटा और tan गामा रखी वैल्यू 2, गामा को लिखा tan गामा, बीटा tan बीटा, अल्फा tan अल्फा, tan गामा h बाई आर, tan बीटा h बाई v, tan अल्फा h बाई माइनस u, तो 2h बाई आर, h बाई v और इधर h बाई u। अब देखिए दोनों में क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो देखें h h h कैंसिल, 2 r की वैल्यू आती है 2f 1 बाई v प्लस 1 बाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बाई एफ की वैल्यू 1 बाई वी प्लस 1 बाई, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो देख रहे हैं चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव, दोनों में वैल्यूज क्या आ रही है सेम। तैयार कर लेंगे सभी, यही फॉर्मूला बन जाता है किस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स मिरर को कंप्लीट करना। अब इसे नोट करिए, फिर इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन करा दें, फिर जाकर आपको कराते हैं इसके सभी क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। फिर एक क्लास होगी जिसमें हम रिफ्रैक्शन सीखेंगे, फिर लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जल्दी कंप्लीट करिए सभी। तो चलिए अब हेडिंग डालेंगे सभी, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, क्योंकि बिना मैग्निफिकेशन के इसके अच्छे क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, क्यों मैग्निफिकेशन का यूज करके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब ऑब्जेक्ट को हमने रखा, उसकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है या सेम साइज की बन रही है, कैसे हम पता करेंगे वही हमें सीखना है। तो देखिए जो मैग्निफिकेशन होता है इसे हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट का रेशियो और इमेज का रेशियो, m इक्वल टू एच आई बाई एच। मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद हो जाएगा। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कैसे हमें पता चलेगा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी के बारे में अब आपको सीखना है। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी आप निकाल के प्रूफ करेंगे कि जो एच आई बाई एच ओ का रेशियो है हमेशा आएगा माइनस का वी बाई यू, माइनस का वी बाई यू, जहां वी होगा इमेज डिस्टेंस और यू को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए एम के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। एक था आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर। तो जब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव मिरर में देखिए क्या क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, हर एक केस में स्टार्टिंग के 1 to 5, हर केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि वहां यू भी नेगेटिव था, वी भी नेगेटिव था और फोकल लेंथ भी नेगेटिव। और देखा होगा हर एक केस में इन्वर्टेड इमेज थी, तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब हमेशा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन यही दिखाता है
कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज। दूसरा हमारा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में बस एक ही केस, इधर कॉन्केव में एक छठा केस था, क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनी थी, और वर्चुअल इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव, बाकी U नेगेटिव, V नेगेटिव, और इधर V की वैल्यू पॉजिटिव, F नेगेटिव आता है। फिर बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मैग्निफिकेशन आता है पॉजिटिव, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज से बनती है, तो लेस देन 1। तो पॉजिटिव और लेस देन 1 है तो कॉन्वेक्स मिरर, बाकी यू तो नेगेटिव था, V और F दोनों की वैल्यू पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन याद करने का। अब देखिए मिरर को पहचानिए कैसे। कभी भी अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिख जाए तो हमेशा याद रखिएगा ये होगा कॉनकेव मिरर। पहचानने का तरीका, M नेगेटिव तो 100% कॉनकेव मिरर, लेकिन अगर M पॉजिटिव आ जाए तो थोड़ा सा सोचिएगा कि M पॉजिटिव है तो एक से बड़ा है कि छोटा। अगर ग्रेटर देन 1 एक से बड़ा है तो हमेशा होगा कॉनकेव मिरर, और अगर कभी लेस देन 1 आ जाए तो हमेशा होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब दिमाग में एक चीज और आती है, नेगेटिव तो कॉनकेव, पॉजिटिव एक से बड़ा है तो कॉनकेव, एक से छोटा है तो कॉन्वेक्स, लेकिन अगर एक आ जाए तो फिर क्या होगा। अब एक ना तो एक से बड़ा है ना छोटा है, तो एक पे याद रखना है, एक केस बनता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में ही पॉसिबल है कि एक आएगा, याद हो जाएगा। 1 तो प्लेन मिरर, नेगेटिव तो कॉनकेव, पॉजिटिव तो कॉनकेव, लेस देन 1 कॉन्वेक्स, M की वैल्यू 1 है तो प्लेन मिरर। इतनी चीजें आपको पहचानने के लिए याद रखना है। जैसे एग्जांपल लिखा हमने, मैग्निफिकेशन -3, बताइए कौन सा मिरर होगा। अब -3 लिखा है, नेगेटिव है, तो बिना सोचे ही कॉनकेव। लिखा M की वैल्यू -1, नेगेटिव है तो कॉनकेव। लेकिन अगर M की वैल्यू लिख दें 2.5 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में सोचिए एक से बड़ा है कि छोटा, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो कॉन्वेक्स। अगर पॉजिटिव M लिखा 0.5, पॉजिटिव है लेकिन एक से छोटा है, तो छोटे में क्या बन जाएगा, उधर बड़ा था तो ऊपर कॉनकेव, छोटा है तो नीचे क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। तो ये पहचानने का तरीका है मिरर को। जैसे लिखा हमने M की वैल्यू 1.5, पॉजिटिव एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो कौन सा, कॉनकेव। लिखा M की वैल्यू 7.5, पॉजिटिव, एक से बड़ा तो कॉनकेव। लिखा माइनस का 0.5, नेगेटिव तो कॉनकेव। लेकिन अगर यहीं पे आ जाए 0.75, पॉजिटिव एक से छोटा, तो बच जाएगा कॉन्वेक्स। इतने तरीके आपको याद कर लेने हैं पहचानने को। तो अब मैग्निफिकेशन देखकर सभी पहचान लेंगे कि कौन से टाइप का है। जैसे ही ये पता चले फिर आप आ जाएंगे कि मैग्निफिकेशन में HI/HO की वैल्यू इतनी कैसे आती है। तो अब इसके डेरिवेशन पे आएंगे, डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो इसे कंप्लीट करिए, फिर हेडिंग डालिए डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, इधर बनाते हैं डायग्राम इसका। डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, तो देखिए कैसे मैग्निफिकेशन को डिराइव करेंगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स। तो पहले हमने लेट कर लिया एक कोई कॉनकेव मिरर है, पोल इधर किसी ऑब्जेक्ट को हमने लिख लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है HI/HO की वैल्यू V/U, तो हमें F और C की जरूरत नहीं है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इधर कहीं F होगा कहीं C होगा, या इस तरीके से डायग्राम बना लिया, थोड़ा सा यहाँ फोकस बना लिया, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पर भी डायग्राम बना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमें इसकी इमेज बनानी है, तो देखिए जो रेज पहले पैरेलल जाएगी ये तो पता है फोकस से निकल जाएगी, और दूसरा जो पास करेगी यहां से, तो जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे बाउंस बैक होगी, जहां काटेगी यही बन जाएगी इसकी इमेज, A', B'। अब यहां पे देखिए दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल
पी ए बी दिखा, पी ए बी। दूसरे ट्रायंगल की बात करें, पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा सी और एफ के बीच में, तो इमेज सी के बाद ही बनेगी। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सबसे पहले देखिए, एंगल थीटा था, ए बी एंगल थीटा, तो दोनों में थीटा थीटा एंगल सेम आ गया। ये थीटा सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां हो रहा है रिफ्लेक्शन। दूसरा, एंगल 90 का है, एंगल भी 90, तो इन दोनों ट्रायंगल में थीटा एक एंगल, 90 दूसरा एंगल सेम है। और जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो जाए तो तीसरा तो 100% सेम ही होगा ना। अब ये दोनों सेम है तो ये वाला भी एंगल सेम है। और जब किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम हो जाए तो क्या हम बोल सकते हैं पी ए बी और पी ए डैश बी डैश आर सिमिलर ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल हो गए? सिमिलर ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो किस रिलेशन से? बाई एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो ऑफ साइड सेम आता है। अब ये साइड देखिए कितनी है? ए बी, ए बी, तो ये वाली साइड कितनी है? ए डैश बी डैश। इधर की बात करें, वाली साइड कितनी है? ए पी, ए से पी तक, तो यहां से यहां तक की साइड कितनी है? ए डैश बी। अब रखते हैं ए बी, ऑब्जेक्ट की हाइट है तो मान लिया एच ओ, इमेज है तो एच आई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं यू और इमेज की डिस्टेंस को वी। अब सबकी वैल्यू पुटअप की, ए बी की वैल्यू एच ओ, ए डैश बी डैश की एच आई, ए पी होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू। देखिए ए पी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना? यू। प्लस आएगा माइनस आएगा, इसे भी देखना है, तो ए पी माइनस आएगा क्योंकि इसके हम इस तरफ मेजर करते हैं। फिर ए डैश पी, ए इमेज की डिस्टेंस है, ए बी कितना आएगा? माइनस का। और यहां पर एच ओ पॉजिटिव, तो एच आई कैसा रखा होगा? नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, माइनस से माइनस कट जाएगा। इधर उल्टा कर दिया, एच आई को ऊपर भेजा तो एच ओ नीचे आएगा माइनस, इधर उल्टा होगा वी बाई यू, तो एच आई बाई एच ओ की वैल्यू आ गई माइनस का वी बाई। तो देख रहे हैं एच आई बाई एच ओ की वैल्यू माइनस का वी बाई यू, इसी को बोलते थे मैग्निफिकेशन की वैल्यू, कि अगर मिरर है तो एच आई बाई एच ओ माइनस का वी बाई यू। इतनी चीजें आपको मैग्निफिकेशन में तैयार कर लेनी है। फिर इसे नोट करिए, फिर कराते हैं क्वेश्चन, और इसी के बाद आपका रिफ्लेक्शन पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हमने मिरर तो सीख लिया, स्फेरिकल मिरर। अब इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो देखिए, जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कोई स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अभी हमें नहीं पता कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स। कह रहा प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल से दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर वर्चुअल इमेज है तो कॉनकेव का छठा केस होगा या फिर कॉन्वेक्स। अब देखते हैं, इमेज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज आधी बन रही है, आधी मतलब छोटी इमेज, और एम पॉजिटिव और छोटा किस में होता है? सिर्फ कॉन्वेक्स में। तो वर्चुअल वर्ड देखते ही समझ में आया मिरर है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में देर का हाफ, हाफ का मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/2। तो पूछा फाइंड नेचर ऑफ मिरर, लेकिन नेचर मिल गया, नेचर कैसा हो गया? कॉन्वेक्स। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी? पॉजिटिव, एम की वैल्यू 1/2। तो पता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है माइनस का वी बाई यू, 1/2 दिया है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू की वैल्यू आ जाएगी -2v, या v की वैल्यू निकाल लें, v की वैल्यू माइनस का u बाई 2। देखिए v निकालें तो माइनस का u बाई 2, लगाया मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u 1/f, v की वैल्यू माइनस का u बाई 2 प्लस 1/u, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इसको ऊपर भेज दें तो माइनस का 2/u 1/u 1/10। अब देखिए बेस सेम है तो ऊपर माइनस होगा, -2 प्लस 1/u 1/10, तो माइनस का 1/u 1/10, u की वैल्यू कितनी? -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर मिरर के सामने, और जब u मिल जाएगा तो v की वैल्यू माइनस u -10/2, माइनस माइनस प्लस होगा, u की वैल्यू v की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बन जाएगी, इमेज 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन जाएगी मिरर के अंदर। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है कि एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव वर्ड सुनते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए फोकल लेंथ नेगेटिव, तो -12 सेंटीमीटर, रेडियस 24 है तो इतना आ जाएगा। हाउ फॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस, कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए?
इफ वी गेट एन इमेज वर्चुअल एंड 3 टाइम्स, वर्चुअल इमेज बन रही है तो कॉनकेव का छठा केस होगा जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में, तो वर्चुअल से मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निकालना है, तो देखिए एम का तरीका माइनस का वी बाई ओ, इधर दे रखा है 3, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 हो माइनस, तरीका 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई v की वैल्यू -3 हो प्लस 1 बाई यू, और फोकल लेंथ है माइनस का 1 बाई -3 और इधर ही हुए। अब इधर एलसीएम अगर इसका ले लें तो ऊपर कितना आ जाएगा माइनस, इधर की वैल्यू 3, इधर -1 बाई 12, तो 2/3 इधर -1 बाई 12, काट दे 3 से 4, u की वैल्यू आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर। कहां पर, मिरर के सामने। अब u निकल गया तो v निकालना चाहे तो v की वैल्यू -3 u -8, v की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, तो ये निकल जाएगी v की वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मिरर के, तैयार कर लेंगे सभी। अब ऐसा ही एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आपको अपने आप से करना है कि उसमें कोई कैंडल है जिसकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर दिया है, तो कहां पे इमेज बनेगी, क्या नेचर होगा, तो उसे सॉल्व करके सभी बताइएगा। अब मिरर में या स्फेरिकल सरफेस का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। अब इसे सीखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम सभी उस पर आएंगे, और जो आपका अगला टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद में ही फिर लेंस आ जाता है, और लेंस प्रिज्म फिर तो कंटिन्यू चलता रहेगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलेंगे सभी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।